हम्म। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पर, संघर्षवादी उपागम पर। इससे पहले हम अपने कोर्सेज के बारे में आपको बता दें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए, और यदि आप यूपीएससी मेंस या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं और उसकी फ़ीस है 25,000 रुपये। उसमें हम कंप्रहेंसिव ढंग से आपको सारे जो है टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट नोट्स के साथ। आंसर फॉर्मेट करना, आंसर को ठीक तरीके से व्यवस्थित ढंग से लिखना सिखाना, और डाउट सेशन रखते हैं लाइव, जिससे आप किसी भी समस्या का समाधान आपका हम करते हैं। मेरे ख्याल से एक सफल होने के लिए इतना कुछ काफ़ी है और अधिकतम से अधिकतम नंबर आएंगे, ये हम अपनी तरफ से गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम एश्योर करते हैं एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अनुसार पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप समाजशास्त्री ढंग से समाजशास्त्र को जब एक्सप्रेस करते हैं तो कहीं आप ज़्यादा बेहतर नंबर पाते हैं। वैज्ञानिकता जो है लेखन शैली में ज़रूर होनी चाहिए। वहीं पीजीटी और नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम में, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए आपको हर टॉपिक पर पीडीएफ अवेलेबल होगी, वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा, रिकॉर्डेड ऑडियो लेक्चर अवेलेबल होगा, टेस्ट और डाउट सेशन अवेलेबल होंगे, जिनकी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की फ़ीस है 6,000 रुपये और नेट जीआरएफ की फ़ीस है 11,000 रुपये, 1 साल के लिए वैलिड है। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे संघर्षवादी सिद्धांत पर या संघर्ष सिद्धांत पर। डियर फ्रेंड्स, हम लोग इसके बारे में गंभीरता से, व्यवहारिक ढंग से और एक प्रक्रम में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम संघर्ष की बात करते हैं कि संघर्ष क्या है। संघर्ष बेसिकली एक तरीके का अस्तित्व का जो है संघर्ष है, यानी अपने आप को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखना, संघर्ष उसे कहा जाता है। या इन जनरल टर्म्स में कहा जाए तो दो वर्गों या दो समूहों या दो व्यक्तियों या दो जीवों के बीच में एक तरीके की जो है प्रतिस्पर्धा या लड़ाई झगड़ा संघर्ष कहलाता है। लेकिन ये संघर्ष वास्तव में समाजशास्त्री संघर्ष नहीं है। समाजशास्त्री संघर्ष है जो समाज में होने वाली घटित होने वाली घटनाओं की अंडरस्टैंडिंग, और उसके अंतर्गत पूंजीवाद, उसके अंतर्गत जितनी विचारधाराओं में संघर्ष संभव है उन सभी विचारधाराओं को समाहित किया गया है। अलग अलग दृष्टिकोणों से संघर्ष को बताने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए अपने उद्भव के साथ ही संघर्ष करता रहा है, चाहे वो प्रकृति के साथ संघर्ष हो, चाहे वो जीवों के साथ संघर्ष हो, और चाहे स्वयं मनुष्य के साथ ही संघर्ष क्यों न हो। इसीलिए डार्विन ने अपनी इवोल्यूशन थ्योरी में संघर्ष को बहुत महत्व दिया और उन्होंने इसलिए उच्चतम के उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया, यानी बलिष्ठ उत्तरजीविता कहा, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो जीवित रहेगा, वो रूलर होगा, वो रूल करेगा, वो शासन करेगा। ये बात उसने व्याख्यायित की। अब ये चीज़ किस बात पर लागू होती है? ये समाज के उद्विकासी प्रक्रम पर ये बात लागू होती है। जब खुद कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो है अभी तक के इतिहास, जो समाजों का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अभी तक के सभी समाजों का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, क्योंकि मार्क्स ने जितने भी समाज बताए उन सभी में उन्होंने वर्ग संघर्ष को चिन्हित किया। और उसके बाद कहा पूंजीवाद एक ऐसा दौर होगा जो शोषण के चरम पर होगा, और जब वहाँ पर जब मजदूर यानी सर्वहारा वर्ग जब एक साथ यूनाइट हो जाएगा, उसमें चेतना आ जाएगी, क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाएगा, तो वो संघर्ष करेगा और एक साम्यवादी समाज की नींव रखी जाएगी, जहाँ पर वर्ग नहीं होगा, जहाँ पर राज्य नहीं होगा। तो संघर्ष की व्यापक अवधारणाएं हैं। फिर कार्ल मार्क्स को भी नकारा गया डेहरनडॉर्फ के द्वारा, कार्ल मार्क्स को अल्थुजर के द्वारा नकारा गया, कार्ल मार्क्स को कॉलिंस ने नकारा, कार्ल मार्क्स को कॉजर ने नकारा। लेकिन कार्ल मार्क्स की आइडिया में कुछ तो खास बात है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में कुछ तो खास बात है, जिसके सभी नकारने वाले समाजशास्त्रियों ने कार्ल मार्क्स के बेस को कभी भी नहीं जो है मतलब एक तरीके से चुनौती दे पाए, कभी भी उसको वो चुनौती देने में सफल नहीं हो पाए। इसलिए हम लोग अपने जो है आइडिया में ना केवल परिभाषा के स्तर पर, चूँकि हमारे एग्जाम में परिभाषाएं पूछी जाती हैं, हमारे एग्जाम में विशेषताएं और बुक्स भी पूछी जाती हैं,
हमारे एग्जाम में टाइप्स एंड फंक्शंस पूछे जाते हैं, और थिंकर्स के बारे में तो पूछा ही जाना है, क्योंकि समाजशास्त्र की व्याख्या समाजशास्त्री लहजे में ही करनी है, हमें हवाबाजी में नहीं बताना है। तो हम लोग इसकी डिटेल समझ रखते हैं। क्योंकि अभी हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर और गंभीर व्याख्या या वर्बली अभी अगर हम ज़्यादा बताएंगे तो वो चीज़ें आपको उतनी उपयोगी नहीं लगेंगी। एग्जाम पास आ रहे हैं, टू द पॉइंट ज़्यादा बात की जाए। तो हम लोग बात करते हैं गिलिन एंड गिलिन के शब्दों में। गिलिन एंड गिलिन ने संघर्ष को कैसे अभिव्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अपने विरोधी को हिंसा देकर करता है। यानी कि संघर्ष एक प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है, ठीक है। फिर इसमें कह रहे हैं एक व्यक्ति हो चाहे कोई समूह हो, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने विरोधी को हिंसा देकर या अपने विरोधी से हिंसा देकर करता है। आप जो संघर्ष करेंगे तो आप दूसरे को चोट पहुंचाकर, दूसरे को नुकसान कर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। डेट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन कॉन्फ्लिक्ट। अब हम लोग जानेंगे मैकाइवर एंड पेज क्या कहते हैं। इसके बाद उनका बहुत अच्छा कोटेशन और पूछा भी गया है। वो कहते हैं संघर्ष सहयोग को एक क्रास पर काटता है। संघर्ष जो है सहयोग को एक क्रास पर काटता है। चूंकि समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। संघर्ष और सहयोग दोनों प्रक्रियाएं समाज का अनिवार्य अंग हैं। ऐसे में बिना सहयोग के भी समाज संचालित नहीं हो सकता, और संघर्ष तो अनिवार्य तत्व है ही। ऐसे में एक टाइम आता है, उन्होंने कहा कि एक क्रास पर काटता है, यानी कि एक टाइम आता है जब व्यक्ति अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को आगे प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। अगर इसी बात को ऑगस्ट कॉम्टे के नज़रिए से कहा जाए तो ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं मनुष्य में संघर्ष की या शासक होने की एक नेचुरल प्रवृत्ति पाई जाती है, और एक इक्वलिटी वगैरह एक हवाबाजी की बात नहीं, कोई बहुत ये व्यवहारिक रूप से ये सही नहीं है। इंसान में एक प्रवृत्ति होती कि वो ज़्यादा ताकतवर अपने आप को बना ले। तो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं किंग्सले डेविस के शब्दों में। किंग्सले डेविस का भी पूछा गया। वो कहते हैं प्रतियोगिता के परिवर्तित रूप को संघर्ष कहते हैं। प्रतियोगिता के परिवर्तित रूप को संघर्ष कहते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता का जो परिवर्तित रूप है वही संघर्ष है। जैसे वेबर क्या कहता है, वेबर कहते हैं प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है। यानी कि जैसे डेमोक्रेसी में हर चीज़ रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलती है, कानून के शासन के हिसाब से चलती है। तो यहाँ पर जैसे मान लो आप असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहते हैं तो आप शांतिपूर्ण ढंग से अगले से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अगले से ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से अच्छा टीचर ढूंढ रहे हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं जो आपको पढ़ाया जाए, जिसमें मैं भी आपकी मदद कर रहा हूँ। तो ये चीज़ कर रहे हैं आप शांतिपूर्ण ढंग से करें। लेकिन अब मान लो डेमोक्रेसी ना हो, अरिस्टोक्रेसी टाइप हो, या एक तरीके का एक कोई ऑर्डर ना हो, तो फिर वहाँ क्या होगा, आप किसी भी हालत में मार काट करके भी तो प्राप्त करना चाहेंगे। लोग चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब एक ऑर्डर है, जब एक डेमोक्रेसी है, जब एक बेहतर शासन प्रणाली है, तो वहाँ इन्हीं चीज़ों को नियमबद्ध कर दिया गया। इससे लोग भी सिविक होते हैं, मनुष्य भी नागरिक समाज या सभ्य समाज बनता है, और कहीं ना कहीं कानून के शासन के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतियोगिता के परिवर्तित रूप को संघर्ष कहते हैं। यदि किसी को पलट दिया जाए तो संघर्ष हो जाएगा। अब विशेषताएं ले लेते हैं। विशेषता क्या है, दो या अधिक व्यक्तियों का होना। संघर्ष अकेले तो पॉसिबल नहीं है, तो दो या अधिक व्यक्तियों का होना। क्लियर। संघर्ष चेतन होता है, संघर्ष कभी अचेतन नहीं होता। संघर्ष सदैव चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियसनेस इसमें होती है, याद रखिएगा। और यह अनिरंतर प्रक्रिया है। संघर्ष समाजों में सदैव नहीं पाया जाता, इसलिए यह अनिरंतर प्रक्रिया है। संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया यानी निजी तौर पर आप तमाम चीज़ों के साथ एक साथ संघर्ष करते रहते हो, ठीक है। तो ये वैयक्तिक, इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का संघर्ष अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग लेवल का होता है। संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है, यानी कि ये वैयक्तिक स्तर पर भी है और सार्वभौमिक स्तर पर भी है। इसलिए मान लो कोई व्यक्ति क्लर्क हो गया, वो खुश है यार अपनी नौकरी में, वो नहीं चाहता ज़्यादा अपने आप से जद्दोजहद नहीं चाहता। एक आदमी पता लगा कि वो समीक्षा अधिकारी है, वो एकदम डटे
लड़ाई मरा जा रहा है कि हम पीएचडी कर लें, हम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे लें, पता लगा उसकी बीवी भी, बच्चे भी हैं, माँ बाप हैं, वो भी बीमार हैं, लेकिन वो हर चीज़ से संघर्ष कर रहा है कि नहीं, हर चीज़ करने के साथ साथ हम अपना टाइम निकाल कर पढ़ाई भी करें थोड़ी बहुत। तो ये चीज़। पर अब हम लोग कारण पर आते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि जीवन जीने के बीच साधनों की कमी को संघर्ष कहा। ठीक है, जीवन जीने के बीच अगर साधनों की कमी हो तो संघर्ष होता है। जैसे गांधी जी क्या कहा करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि यदि मनुष्य, उनका सतत विकास का सिद्धांत कुछ इस तरह से है कि यदि हम भविष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे तो एक तरीके से आगे संघर्ष होना तय है, क्योंकि हम वर्तमान की चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से करें लेकिन शोषण न करें, अपने हिस्से का ही हम लें ताकि भविष्य के लिए हम कुछ दे सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कत होगी। फ्रायड क्या कहते हैं, फ्रायड तो एक मनोवैज्ञानिक हैं और दुनिया के सबसे बेहतर मनोवैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य में जन्मजात हिंसा की प्रवृत्ति पाई जाती है, जन्मजात हिंसा की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो कि हमें सभ्य बना दिया जाता है समाज से तो हम ठीक है, अदरवाइज एंशिएंट एज में देखो, अगर आप जंगली अवस्था में देखो तो मनुष्य में हिंसक प्रवृत्ति पाई जाती थी ज़्यादा जन्मजात रूप से। अब हम लोग प्रकार के हिसाब देखेंगे, ये पूछा गया है, मैकाइवर के अनुसार पूछा गया है। मैकाइवर क्या 2 प्रकार बताते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष संघर्ष क्या है भाई, प्रत्यक्ष संघर्ष वह संघर्ष है जिसमें मनुष्य जब संघर्ष करता है तो उसकी खास बात क्या होती है, वो डायरेक्ट चीज़ों से संघर्ष करता है। एक राजा का दूसरे राजा से संघर्ष, एक व्यक्ति का संस्थान से संघर्ष, प्रतियोगिता करने का संघर्ष। और कई संघर्ष होते हैं जो समाज में अनौपचारिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चलायमान होते चलते रहते हैं। फिर किंग्सले डेविस के अनुसार देखते हैं, ये आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात करते हैं कि आंशिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के संघर्ष से व्यक्ति होकर गुजरता है और एक स्तर पर पूर्ण संघर्ष की स्थितियाँ जो है की स्थिति में व्यक्ति रहता है कभी कभी। तो इनको आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। फिर ये वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष की बात कोजर करते हैं तो इनको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, अभी कुछ को जो है व्याख्यायित करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे स्वरूप पर, फॉर्म्स पर, संघर्ष का स्वरूप, संघर्ष सिद्धांत का स्वरूप कैसा है। तो गिलिन एंड गिलिन, गिलिन में एक ही बार मैंने लिखा है लेकिन ये गिलिन एंड गिलिन है, इन्होंने संघर्ष को वैयक्तिक स्तर पर बताया, प्रजातीय स्तर पर बताया, वर्ग के स्तर पर बताया और राजनीति के स्तर पर बताया। 4 स्तर इन्होंने दिए, वैयक्तिक स्तर पर यानी इंडिविजुअल लेवल पर, रेस यानी प्रजाति के स्तर पर, वर्ग के स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। वहीं जॉर्ज सिमल कैसे इसे बताते हैं, जॉर्ज सिमल इसे युद्ध के स्तर पर बताते हैं, मुकदमेबाजी के स्तर पर बताते हैं, कला के स्तर पर बताते हैं और अवैयक्तिक आदर्श के आधार पर बताते हैं। जॉर्ज सिमल कैसे कैसे बताते हैं, युद्ध के स्तर पर। ये याद रखना, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आप ये मान के चलिए कि सारी चीज़ें ये पूछी जाने वाली चीज़ें, इसमें कुछ भी अलूल जलूल नहीं रखा गया है, महत्वपूर्ण चीज़ें रखी गई हैं। चूँकि एग्जाम पास है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ओरिएंटेड क्लास हो, और मेरी लेक्चर में वैसे भी कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो सिर्फ हवाबाजी में देर देर तक बातें की जाएं। मैं एकदम टू द पॉइंट लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, बनाता हूं, उसकी व्याख्या करता हूं, उसे उदाहरण से सरलता समझाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पाएँ। हवाबाजी वाला कुछ नहीं कि घंटों बताया गया, सोशल लोगस को बता रहे हैं 1 घंटा, क्वेश्चन उससे कुछ नहीं होना है। तो युद्ध और मुकदमेबाजी, कलह, अवैयक्तिक आदर्श, ये 4 बातें हैं जो जॉर्ज सिमल कहते हैं। युद्ध को मानते हैं संघर्ष का कारण, मुकदमेबाजी को मानते हैं, कलह को मानते हैं, अवैयक्तिक संघर्ष को मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिद्धांतों पर आते हैं। मेन चीज यहां से शुरू होती है, सिद्धांतों पर आते हैं। इसमें पहला है हीगल। हीगल क्या कहते हैं कि विचार जो हैं वो भौतिक जगत को प्रभावित करते हैं। आइडियाज रूल द वर्ल्ड। आइडियाज रूल द वर्ल्ड, विचार भौतिक जगत को प्रभावित करते हैं। यानी हीगल का मानना है कि जो हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे कार्य होते हैं। इसलिए हीगल एक भौतिक जो है शास्त्री हैं, एक तरीके से मार्क्स ने ही इनसे डायलेक्टिकल जो है डायलेक्टिक्स यानी द्वंद्वात्मकता
द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत लिया था। द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो है, द्वंद्वात्मक संघर्ष का जो सिद्धांत है, हेगल से उन्होंने ग्रहण किया, जिसके अंतर्गत 3 बातें हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। ये 3 बातें, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये 3 बातें हेगल से ही ग्रहण की गई। मार्क्स इसकी एकदम विपरीत व्याख्या करते हैं। मार्क्स इसको एकदम पलट के रख देते हैं। मार्क्स कहते हैं हेगल, ये नोट करते चलिएगा आप लोग, हेगल सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा किया। अब ये क्या है? ये एक वैचारिक चीज है। ये है क्या? हेगल सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा किया। ये बेसिकली ये है कि वो एकदम पलट देते हैं। वो कहते हैं भौतिक जगत विचारों को प्रभावित करता है। सॉरी, कैसे प्रभावित करता है? यानी मान लो एक व्यक्ति है जो मुकेश अंबानी की संतान है, और एक व्यक्ति है जो एक झुग्गी झोपड़ी वाले का है, झुग्गी वाले की संतान है। अब मार्क्स जो मुकेश अंबानी के बेटे का जो समाज होगा, जो उनका आइडिया होगा, वो कैसा होगा? उनका भौतिक जगत कैसा है? एकदम हाई क्लास, बहुत ऊंची थिंकिंग रखने वाला। और एक झुग्गी झोपड़ी वाले के बेटे का कैसा होगा? अपने दैनिक जीवन से, अपनी रोजी रोटी से संघर्ष करना, तो बहुत ऊंचा सोच रख ही नहीं सकता। और इसी झुग्गी झोपड़ी वाले का बेटा अगर मुकेश अंबानी के यहाँ 10 साल रह जाए, 1 साल रह जाए, 5 साल रह जाए, तो उसकी सोच बदल जाएगी। तो जो भौतिक जगत है वो विचारों को प्रभावित करता है। मार्क्स के कुछ और सिद्धांत हैं जिनको मैं आपको बता देता हूं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आपको बताया गया। भौतिकवाद जिसके अंतर्गत आपको याद रखना है वाद, प्रतिवाद, संवाद। फिर मार्क्स का एक कंसेप्ट है वर्ग का सिद्धांत। मार्क्स वर्ग के सिद्धांत को कैसे बताते हैं? कहते हैं कि वर्ग बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है वो होते हैं पूंजीपति, और जिनका नहीं होता है वो कौन होते हैं? सर्वहारा होते हैं। ठीक है, और आर्थिक आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं। फिर तीसरा सिद्धांत है उनका वर्ग के बाद वर्ग संघर्ष है, तो वो आपको पता ही है। मध्यम वर्ग की अवधारणा भी मार्क्स ने दी थी। और आपको अगला बता देते हैं एलिनेशन का, अलगाव का सिद्धांत मार्क्स कैसे देते हैं? वो कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं से, समाज से और जो है उत्पादन के साधनों से 3 प्रकार से अलगावित होता है। यानी जब व्यक्ति को सही सैलरी न मिले और वो जो चीज़ बना रहा हो उस पर भी उसका कोई हक ना हो, तो अपने आप से भी अलगावित होता है, समाज से भी अलगावित होता है। समाज में आप जाएंगे नहीं, आपसे 14-15 घंटा काम लिया जाएगा। आप जो है उत्पादन के साधन से अलगावित हैं, उस पर आपका हक नहीं, आपको बहुत कम वेजेस दी जा रही हैं। तो ये है। वह ये भी शब्द प्रयोग करते हैं, धर्म जनता के लिए अफीम है। जर्मन आइडियोलॉजी उनकी बुक है। दास कैपिटल 3 खंडों में है, कार्ल मार्क्स की बुक है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। फिर वो एक कंसेप्ट देते हैं सुपर स्ट्रक्चर, और एक है दूसरा है सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर को कहते हैं बेस, और सुपर स्ट्रक्चर यानी बेस में क्या है? कहते हैं सब स्ट्रक्चर क्या है? जिसके हाथ में उत्पादन के साधन है, वो उत्पादन के साधन, उत्पादन के सिद्धांत, इसकी बात करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस की बात कार्ल विट्फोगल उसमें करते हैं। उत्पादन के साधन यानी जैसे मुकेश अंबानी कहते हैं मैं कानून बनाता नहीं, मैं कानून मानता नहीं, मैं कानून मेकर हूं। तो कैसे है? जैसे उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है? पूंजीपति का। तो पूंजी, वो कहते हैं कि पूरी उपसंरचना जो है, राज्य है, पुलिस है, जुडिशरी है, धर्म है, हर चीज किस पर टिकी है? वो टिकी है बेस पर, सुपर स्ट्रक्चर पर, बेस पर टिकी है।
यानी जिसका पैसे पर नियंत्रण है वो सब कुछ संचालित करता है, राज्य को, सरकार को, कानून व्यवस्था को, पुलिस प्रशासन को, नौकरशाही को, धर्म को, समाज को, सोच को, विचार को, हर चीज को निर्धारित करता है। इस तरीके से एक कंसेप्ट है और कार्ल मार्क्स का ही एक सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या भी है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसके अंतर्गत वो 5 समाजों की चर्चा करते हैं। मैंने बहुत लेक्चर में बताया, इसलिए यहां डिटेलिंग उसकी मैं नहीं करूंगा, ठीक है, आपको क्लियर रहना चाहिए। ये हो गया। फिर मार्क्स ने कंसेप्ट गरीबीकरण का दिया। वो कहते हैं ये प्रक्रिया लगातार बढ़ती चली जाती है, ये प्रक्रिया लगातार बढ़ती चली जाती है। कैसे बढ़ती चली जाती है? एक गरीब और गरीब होता चला जाता है, एक अमीर और अमीर होता चला जाता है। कार्ल मार्क्स ने ही सरप्लस की बात करी है, अधिशेष की बात करी है, क्योंकि अधिशेष यानी बोनस, ये सब काम के घंटे आपके ज़्यादा हों, आपको मजदूरी ना मिले, तो इसका लाभ कौन उठाता है? पूंजीपति उठाता है। मार्क्स ने एक कंसेप्ट और की बात करी है, वर्ग चेतना। वर्ग के साथ साथ उसने वर्ग चेतना की बात करी है, क्लास कॉन्शियसनेस। आप लोग नोट करिएगा, क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। थोड़ा व्यवस्थित ढंग से बता देता हूं। वर्ग, वो कहता है कि वर्ग, ये वर्ग है, 2 प्रकार के वर्ग होते हैं, पूंजीपति और सर्वहारा। जो ये सर्वहारा वर्ग है उसके लिए वो कहता है कि इनके लिए धर्म क्या है? अफीम एक तरह है। इनसे बता दिया जाता है कि तुम्हारी किस्मत में यही है, इसलिए तुम गरीब हो, तो वो बेचारे वो उसी तरह से परेशान रहते हैं। वो अपना मान लेते हैं कि मेरी किस्मत में ही लिखा है, ताकि वो संघर्ष ना करें। ये मार्क्स का आइडिया है। तो ये जो है वो कहता है कि ये क्या होते हैं, इनमें मिथ्या चेतना होती है। ये भी शब्द प्रयोग करता है, ये सारे पूछे जाते हैं भैया, ये सब नोट कर लिए। ये मिथ्या चेतना, ठीक है, वो होती है। फिर वो कहता है अगर इनकी चेतना को जगाना है तो इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा पूंजीपति वर्ग से। तो कहता है इसके लिए क्या चाहिए? मिथ्या चेतना से सजग चेतना चाहिए। उसको क्लास कॉन्शियसनेस कहता है। 2 वर्ड यूज करता है, एक है हैव, और ये पूंजीपति, ये जो है ये है सजग चेतना के लिए मजदूरों की। एक है हैव नॉट, यानी जिनमें चेतना नहीं है, जिनमें चेतना नहीं है। एक और दूसरा एक शब्द भी यूज करता है, क्लास इन सेल्फ, और एक शब्द, मतलब वो स्वयं में वर्ग हैं, उनमें चेतना नहीं है। और दूसरा वर्ग है क्लास फॉर इटसेल्फ, यानी कि अब उनमें चेतना आ चुकी है, अब वो पूंजीपति के खिलाफ संघर्ष करेंगे। और वो कहते हैं ये संघर्ष वैचारिक से, मार्क्स कहते हैं ये संघर्ष वैचारिक होना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो ये संघर्ष जो है खूनी भी हो सकता है, लेकिन हमें इसे उखाड़ फेंकना है पूंजीवादी व्यवस्था को। मार्क्स कहते हैं कि मजदूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सारा संसार है। 1848 में उनका पहला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का घोषणा पत्र आता है, जो 3 खंडों में अलग अलग वर्षों में प्रकाशित हुआ था। तो काफ़ी कुछ मार्क्स के बारे में बता दिया गया। अभी 2 कंसेप्ट और हैं, एक है सर्वहाराकरण और एक है गरीबीकरण का कंसेप्ट। ये भी कार्ल मार्क्स का दिया है कि गरीब और गरीब बनता चला जाता है। तो ये चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अनुकरण के सिद्धांत पर। अनुकरण के सिद्धांत में कहा जाता है समूहों में संघर्ष से एकता बढ़ती है। समूहों में जो संघर्ष होता है तो उससे एकता बढ़ती है। एकता ये कैसे बढ़ेगी? ये कहीं ना कहीं कोजर के करीब हैं। एकता इस तरह से बढ़ती है, जैसे मान लो कि एक गांव के 2 लोग हैं, एक गांव का एक लड़का है, मान लो किसी सीतापुर का, कि एक गांव का एक लड़का है और एक लड़का है मान लो लखीमपुर खीरी का। इनमें मान लो लड़ाई हो और दोनों स्तर के लड़के मान लो दिल्ली में तैयारी करते हो, तो 10 लड़के यहाँ रहते हो सीतापुर जो है के, लेकिन इनमें आपस में खास ना बनती हो। लखीमपुर खीरी के भी 10 लड़के रहते हो, इनमें भी आपस में खास ना बनती हो। लेकिन जब इनमें लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों जिलों के लड़कों के बीच में, तो पता लगा ये यूनाइट हो जाएंगे, कहेंगे यार
कुछ भी हो, है तो हमारे क्षेत्र का मामला। ठीक है, तो समझ गए। अगला है गुस्ताव रॉब्सेनहॉफर का कंसेप्ट, सामाजिक गत्यात्मकता का सिद्धांत। ये पूछा गया है, सामाजिक गत्यात्मकता। सामाजिक गत्यात्मकता का सिद्धांत किसने दिया? रॉब्सेनहॉफर ने दिया है। और वो ये भी कहते हैं सारे इच्छाओं की कुंजी ही है जो सभी समाजशास्त्री विचारों के धरोहर के दरवाजे खोलती है। यानी कि सारी जो इच्छाएं हैं उनकी एक कुंजी है जो सभी समाजशास्त्री विचारों के धरोहर के दरवाजे खोल देती है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, गम्प्लोविच के आइडिया पर आते हैं। गम्प्लोविच के आइडिया पर, गम्प्लोविच क्या कहते हैं? लुडविन गम्प्लोविच कहते हैं। वो कहते हैं ये डार्विन से प्रभावित हैं, डार्विन से। और डार्विन क्या बात करते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी व्याख्यात किया हीगल के स्टाइल में। तो ये आपको क्लियर हो। फिर अगले समाजशास्त्री हैं नोविकॉक। इन सबको तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, बहुत अहम है, बहुत अहम है। जब यही सब थिंकर आपके मार्क्स बढ़ाते हैं। 50 क्वेश्चन तक सब लोग कर लेंगे, 80 में 70 करना है, ये आप समझ लीजिए। 50 तक तो ये सब चिंटू मिंटू जितने हैं सब कर लेंगे, बेसिक सारे लड़के कर लेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं। आपको करना है 80 में 70, 80 में 70 लाना है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत तो चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ डटे रहिए। क्वेश्चन गलत हो जाए तब हमें बताइएगा। वो क्या कहते हैं? समाज में संघर्ष उद्विकासी रीति से चलता रहता है। ठीक है, समाज में जो संघर्ष है, नोविकॉक कहते हैं उद्विकासी रीति से चलता रहता है। और उद्विकास क्या है? नीचे से ऊपर की ओर विकास, सरलता से जटिलता की ओर विकास। और उसको ये समाज में जो संघर्ष कैसे चलता रहता है? उद्विकासी रीति से चलता रहता है। और उसने एक संघर्ष की और बात करी नोविकॉक ने, उसका नाम है बौद्धिक संघर्ष। बौद्धिक संघर्ष। अभी बौद्धिक संघर्ष क्या होता है? यानी कि बुद्धि के स्तर पर जो संघर्ष होता है उसे बौद्धिक संघर्ष कहते हैं। कैसे? यानी कि जैसे मान लो आपको हम समझाते हैं, मुख्य परीक्षा में ये सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित ढंग से बताई जाएंगी, फिर भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो ये बुद्धिजीवियों के बीच में जब आज मंत्रणा होती कि ऐसा क्या मानव ने उतना समझदारी नहीं दिखाई कि वो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो उस समय जो संघर्ष था युद्ध था, प्रथम हुआ और एक ही शताब्दी में दूसरा विश्व युद्ध हो गया कुछ सालों बाद। 1914 से 18 के बीच में पहला युद्ध और 39 से 45 के बीच में दूसरा युद्ध। 50 सालों के बीच में 2 विश्व युद्ध हो गए। तो ये बात है। तो माना जाता है कि बौद्धिकता इस बात पर आके रुकती है कि जो है कहीं ना कहीं हम ज़्यादा महान बने, ज़्यादा विवेक सम्मत ढंग से काम लें, क्योंकि अंततः मानवता का ही तो नाश होता है संघर्ष में, विश्व युद्ध में। तो वो बताया गया कि कहीं ना कहीं उस लेवल पर वो चीज़ नहीं थी, ये बौद्धिकता की निशानी नहीं दिखाई गई। लेकिन बौद्धिकता के स्तर पर इसलिए लगातार संघर्ष होता रहता है, आगे धीरे धीरे व्यवस्थित चीज़ें ढूंढी जाती रहती हैं। ये भी कहते हैं, नोविकॉक कहते हैं निरंतर संघर्ष विश्वव्यापी एवं चिरस्थायी कानून की भांति है ना, कि जो समाज में जो संघर्ष है वो निरंतर चलता रहता है, वो विश्वव्यापी है और चिरस्थायी कानून की तरह है। यानी परमानेंट एक कानून की तरह संघर्ष हो चुका है, जो लगातार समाज में चलता रहता है, विश्व में चलता रहता है। फिर एक समाजशास्त्री A.W. स्मॉल, इनके बारे में तो काफ़ी बार पूछा जाता है। A.W. स्मॉल कहते हैं संघर्ष सामाजिक संरचना की मौलिक एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संघर्ष जो है सामाजिक संरचना की मौलिक और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संघर्ष क्या है? सामाजिक संरचना की मौलिक एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आगे बात करते हैं थर्स्टीन वेबलन के शब्दों में। तो थर्स्टीन वेबलन भी एक मार्क्सवादी चिंतक है। इन्होंने थ्योरी ऑफ लेजर क्लास की बात करी। वेबलन का कहना क्या है? वेबलन कहते हैं समाज में जो प्रौद्योगिकी है वो एक तरीके के टेक्नोलॉजिकल चेंज लाती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेकर आती है, जिससे समाज एकदम से बदलता है। अब वो ये भी कहते हैं जिनके पास कोई हैसियत नहीं है वो भी अपने आप को हाई फाई दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वेबलन क्या है? वो कहते हैं सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण तकनीकी बदलाव है। ठीक है, क्लियर। थ्योरी ऑफ लेजर क्लास इनकी एक पुस्तक है, मैंने बताया है कई बार आप लोगों को। अगले थिंकर हैं T.N. कार्वर। इनके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। T.N. कार्वर ये क्या कहते हैं? समाज में संघर्ष का कारण क्या है?
मानवीय स्वार्थों का द्वंद्व, कोट पकड़िए, यही बस पकड़ना है, अगर आ जाए तो मानवीय स्वार्थों के द्वंद्व की बात किसने करी? टी.एन. कार्वर ने करी। जबकि सॉरी फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा टी.एन. कार्वर ने क्या कहा है, समाज में जो संघर्ष का कारण मानवीय स्वार्थों का द्वंद्व है, यानी कि जो मानवीय स्वार्थ हैं उनके बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलने के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है संघर्ष बढ़ते रहते हैं, यही संघर्ष का मूल कारण है। जैसे इसमें मैन वर्सेज वाइल्ड का एक संघर्ष समाज में चल रहा है, मैन वर्सेज वाइल्ड का संघर्ष समाज में निरंतर चल रहा है। आगे हैं अगले समाजशास्त्री लुईस कोजर, बहुत अच्छे थिंकर हैं, बहुत आप लोगों को एक चुटकियों में समझ में आ जाएगा, एक चुटकी बजा के क्लियर करेंगे आप। इनकी पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो समझ लो एकदम पूछी जाती, बहुत पूछी गई है। जो लोग पुराने सालों के पेपर देख रहे होंगे, संघर्ष को ये क्या कहते हैं, इनकी पुस्तक क्या नाम है? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अब मैं पहले इनकी आइडिया को बता देता हूँ। ये संघर्ष को सकारात्मक मानते हैं। संघर्ष को क्या मानते हैं? सकारात्मक। संघर्ष को सकारात्मक कैसे मानते हैं? ये कहते हैं एक प्रकार का संघर्ष है जो समाज के लिए जो है सहायक है। संघर्ष क्या है? एकता बढ़ती है। जैसे मान लो पाकिस्तान से और इंडिया से जब वार हो गया है था या हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा, भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, वो एक स्टैंड ले लेते हैं, एक स्टैंड ले लेते हैं। जबकि आपस में वो संघर्षशील रहते हैं, वो तुरंत एक स्टैंड ले लेते हैं, एक साथ आ जाते हैं कि ये हम एक साथ हैं इस घड़ी में। ठीक है, क्लियर? तो ये इसी को संघर्ष को सकारात्मक व्याख्या देते हैं, कहते हैं संघर्ष की एक खास पॉजिटिविटी ये है। दूसरा इनके एक सिद्धांत है यथार्थवादी सिद्धांत और अयथार्थवादी। इसे वास्तविक अवास्तविक भी कहा जाता अयथार्थवादी, अयथार्थवादी, वास्तविक अवास्तविक के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं। आगे इनकी कुछ पुस्तक और हैं जो पूछ ली जाती हैं। सोशियोलॉजिकल थ्योरी, मैन एंड आइडिया, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, मैन एंड आइडिया, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, कॉन्टिन्यूटी इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टिन्यूटी इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अगला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शसनेस। ये सारी बुक्स कोजर की हैं, आपको इतना करना पड़ेगा, ये नोट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगला है रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, अगले समाजशास्त्री रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। ये भी मार्क्स के ही प्लॉट पर चलते हैं, कुछ उनसे असहमत हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इनके बारे में जानते हैं। इनकी दूसरी पुस्तक सोसाइटी, ये बहुत पूछी जाती है किताब, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। किसकी बुक है? रॉल्फ डेरेनडॉर्फ की किताब है। देखो 3-4 बार ये रिवीजन करा दिया गया। लगातार बने रही लेक्चर में, सारे क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। अगला सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी, डेरेनडॉर्फ की बुक है। अगला द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी बुक है? रॉल्फ डेरेनडॉर्फ की बुक है। अब डेरेनडॉर्फ एक कंसेप्ट देते हैं सत्ता का सिद्धांत, सत्ता का सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। और एक कंसेप्ट है ICA का, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आदेश सूचक समन्वित समाज, आदेश सूचक समन्वित समाज, आदेश सूचक समन्वित समाज। ये क्या है फ्रेंड्स? वो कहते हैं सभी समाजों में दबाव डालने वाले कानून होते हैं और समाज या संस्थाएं जो हैं उनके सदस्य जिस भूमिका का निर्माण करते हैं उसके पीछे समाज का आदेश होता है। ठीक है, यानी कि इसे ऐसे समझा जाए, आदेश सूचक समन्वित समाज, यानी कि जैसे एक लड़का है और लड़की से प्रेम करता है, इसे आप ऐसे समझें, तो ये आमतौर पर ये विवाह नहीं कर पाता, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज हमारे समाज की विशेषता नहीं है आमतौर पर। हालांकि होते हैं लेकिन नहीं है आमतौर पर। तो क्या है, वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता जिससे उसका समाज उससे नाराज हो जाए। ठीक है, तो इसी में आप देखिए उसी तरीके मैंने जस्टिफाई किया आराम से। आदेश सूचक समन्वित समाज, सभी समाजों में दबाव डालने वाले कानून होते हैं। समाज या संस्था के सदस्य जिस भूमिका का निर्माण करते हैं उसके पीछे समाज का आदेश होता है। एक तो आप ऐसे समझ गए। दूसरा, जैसे राज्य का सिद्धांत समझाते हैं, राज्य का सिद्धांत
या सरकार कह सकते हो इसे, बनाम व्यक्ति। अब इनके बीच में अंतर क्या है? इनके बीच में अंतर यह है कि जो राज्य है वो क्या करेगा, राज्य को मार्क्स एक आवश्यक बुराई मानते हैं, राज्य को मार्क्स एक बुराई की तरह देखते हैं। डेरेनडार्फ क्या कहते हैं, राज्य जरूरी है ना। और मार्क्स तो 2 प्रकार का वर्ग बताते हैं, डेरेनडार्फ 3 प्रकार का वर्ग बताते हैं, ये भी आपको हम बता दें। और हीरक आकार के संरचना को जो है अभिव्यक्त करने की कोशिश ये करते हैं। मार्क्स से पूरे तरीके से वर्ग व्यवस्था पर वो सहमत नहीं है। तो जैसे राज्य ने क्या कहा कि हम कानून बनाएंगे, व्यक्ति ने क्या कहा कि हम आपके बनाए गए कानूनों को मानेंगे, हम आपको टैक्स देंगे। राज्य ने क्या कहा कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, आपको हम बेहतर जीवन प्रदान करेंगे। इसी कॉन्ट्रैक्ट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा जाता है, जिसके अनुसार जो है हमारा आधुनिक लोकतंत्र संचालित हो रहा है। अब अगले थिंकर है रेंडॉल कॉलिंस। रेंडॉल कॉलिंस ये भी मार्क्सवादी चिंतक हैं और इस संघर्ष की सूक्ष्म व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि संघर्ष की सूक्ष्म व्याख्या किसने प्रस्तुत करी, तो रेंडॉल कॉलिंस ने प्रस्तुत करी। रेंडॉल कॉलिंस ने प्रस्तुत करी। अब पहले इनकी बुक्स ले लेते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, क्रेडेंशियल सोसाइटी, फिर इंटरेक्शन रिचुअल्स चेन, इंटरेक्शन रिचुअल चेन याद रखिएगा, ये पूछी गई हैं। फिर फॉर सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, फॉर सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन। कितनी बुक्स है? कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी पूछी गई है, क्रेडेंशियल सोशियोलॉजी पूछी गई है, इंटरेक्शन रिचुअल चेन पूछी गई है, ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो आइडिया भी पूछा जाता है, फॉर सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन। 4 ही पुस्तकें हैं और चारों बहुत महत्वपूर्ण है रेंडॉल कॉलिंस की। और बाकी में आप ध्यान रखेंगे रेंडॉल कॉलिंस कैसी समाज की समाजशास्त्री व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, सूक्ष्मवादी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। संघर्ष को सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखते हैं और संघर्ष के 3 तत्व आवश्यक बताते हैं। पहला क्या है? धन संपर्क, दूसरा शक्ति और तीसरा है प्रतिष्ठा। वो कहते हैं धन और संपत्ति होना बहुत जरूरी है, दूसरा वो कहते हैं शक्ति होना बहुत जरूरी है और तीसरा कहते हैं प्रतिष्ठा का होना बहुत जरूरी है। 3 चीज़ों को अहम महत्व प्रदान करते हैं। फिर अगला है धर्म विधि विनिमय का सिद्धांत भी देते हैं, जिसको इंटरेक्शन रिचुअल थ्योरी कहा गया। फिर उसमें वो क्या कहते हैं, व्यक्तियों की भागीदारी के बिना जो है ये संचालित नहीं हो सकता। जो धर्म विधि विनिमय सिद्धांत है ये व्यक्तियों की भागीदारी के बिना संचालित हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कंप्लीट जो है लेक्चर के बारे में कंप्लीट मार्क्सवादी जो आइडिया है उस पर पूरा सिनेरियो दे दिया है। उस पर पूरा बुक से लेकर सिद्धांत से लेकर अवधारणा से लेकर पद्धति शास्त्र से लेकर हर एक चीज़ बता दी है, जिस पर कोई भी प्रश्न अलग आने की उम्मीद नहीं है, ना ही प्रश्न गलत होने की उम्मीद है। अब हम अपने थोड़ा पेड ग्रुप के बारे में बता दें। 7054161270 पर आप लोग कॉल करके हमारे लेक्चर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे लेक्चर 3 स्तर पर अवेलेबल हैं। पहला है पीजीटी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, फीस 6000 रुपये। दूसरा है नेट जेआरएफ, फीस 11000 रुपये, 1 साल के लिए वैलिड है। और फिर तीसरा है यूपीएससी या पीसीएस के लिए फीस है 25000 रुपये। और इन पर 10% इस पर और इस पर 10% डिस्काउंट चल रहा है। नेट और यूपीएससी पर 10% डिस्काउंट चल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी पर 5% डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं, हमें जो है आप जो है टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। सोशोलॉजी विद मनीष नाम से टेलीग्राम पर भी हमारा जो है एक चैनल है जहां आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।